ड्रामा की शुरुआत में पहले तो कई सारे लोगों को उनकी बाइक या कार से कहीं जाते हुए दिखाते हैं। सब कुछ एकदम नॉर्मल होता है और फिर अचानक से एक लड़की जमीन पर बेहोश पड़ी नजर आती है। पता चलता है कि इस लड़की को उठा लिया गया, किडनैप किया गया है। क्यों? ताकि इसकी शादी एक विकलांग और जो देख नहीं सकता उस प्रिंस से जबरदस्ती कराई जा सके। कुछ टाइम बीत जाता है, फिर हमें वही लड़की दिखती है जिसका नाम डेजी है। उसने एक प्यारा सा सूट पहना हुआ है और वो अपने अंधे पति प्रिंस ह्यून के सामने खड़ी है। डेजी प्रिंस से कहती है कि देखिए, मुझे आपकी सेवा करने के लिए लाया गया है और मैं अपनी हर जिम्मेदारी अच्छे से निभाने की पूरी कोशिश करूंगी। वो ये भी कहती है कि उसे मालूम है कि दादाजी को एक पोता चाहिए और वो उन्हें वो भी देने की कोशिश करेगी। ये सुनकर प्रिंस ह्यून हंस देते हैं और कहते हैं, ठीक है, लेकिन अभी मुझे नहाना है, क्या तुम इस काम में मेरी मदद करोगी? डेजी थोड़ी हिचकिचाती है पर फिर तैयार हो जाती है और उनके साथ बाथरूम की तरफ चली जाती है। डेजी के दिमाग में अब उधेड़बुन चल रही होती है क्योंकि प्रिंस देख तो सकते नहीं और अब उन्हें कपड़े भी उतारने पड़ेंगे। वो खुद को सहज महसूस कराने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन प्रिंस ह्यून सब समझ जाते हैं। वो फौरन डेजी से कहते हैं कि वो बाहर जाकर आराम से बैठ जाए, इतना टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद जब प्रिंस नहाना शुरू करते हैं तो डेजी फिर से उनकी मदद के लिए अंदर आती है, पर प्रिंस उसे फिर से बाहर जाने को कहते हैं और बोलते हैं कि तुम बाहर बैठो, मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलता हूँ। अगले दिन डेजी अपने प्यारे पति प्रिंस के लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाती है। ये देखकर वहाँ की नौकरानियां हंसने लगती हैं। वे मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि ये खाना तो बहुत ही साधारण है, प्रिंस इसे छुएंगे भी नहीं। डेजी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि ठीक है, मैं इस खाने को ले जाकर फेंक दूंगी। तभी प्रिंस ह्यून खुद वहाँ आ जाते हैं और सबसे सवाल करते हैं, किसने कहा कि मैं इस खाने को छूंगा भी नहीं? यह मेरी पत्नी ने बनाया है और मैं इसे जरूर खाऊंगा। वो फौरन अपने सहायक को ऑर्डर देते हैं कि उन लोगों को चुप कराओ जो उनकी पत्नी को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब नौकरानियां डर जाती हैं और डेजी से माफी मांगने लगती हैं। वे डेजी से विनती करती हैं कि वो प्रिंस से उन्हें माफ करने के लिए कहें। डेजी प्रिंस से कहती है, इन्हें माफ कर दीजिए, इन्होंने नासमझी में ये गलती कर दी है, ये अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगी। प्रिंस ह्यून कहते हैं, ठीक है, मैंने इन्हें माफ कर दिया और उन्हें वहां से बाहर भेज देते हैं। फिर प्रिंस ह्यून डेजी को अपनी ओर खींचते हैं, उसके एकदम पास आकर प्यार से छूते हैं और फिर डेजी से कहते हैं कि वो जाकर अपना कोई काम करे, वो थोड़ी देर में उससे मिलेंगे। लेकिन हमें पता चलता है कि प्रिंस ने अभी भी उन नौकरानियों को माफ नहीं किया है। वो कहते हैं कि उनकी पत्नी यहाँ उनकी रक्षा कर रही है, इसलिए ये उनका फर्ज है कि वो डेजी को किसी भी नकारात्मक माहौल से बचाएं। और इस वक्त वो नौकरानियां उन्हें खतरनाक लग रही हैं, इसलिए वे मेहरबानी करके यहाँ से चले जाएं। इतना कहकर वो उन लोगों को वहां से भगा देते हैं। अगले सीन में डेजी स्कूल जाती है और उसकी सहेलियां उसे देखकर कहती हैं कि विश्वास ही नहीं होता कि इसकी शादी हो गई है। डेजी को भी लगता है कि उसके और उसके पति के बीच सामान्य पति पत्नी जैसा रिश्ता अभी तक नहीं बन पाया है, इसलिए उसकी एक सहेली उसे कुछ गोलियां देती है और कहती है कि इन्हें घर ले जाकर अपने पति को खिला दे। ये विटामिन की गोलियां हैं जो उनकी सेहत में मदद करेंगी। डेजी वो गोलियां घर ले आती है और ह्यून को देती है और कहती है कि इन्हें खा लीजिए, ये आपको फिट रखने में मदद करेंगी। इस पर ह्यून उन गोलियों को अपने सहायक को दे देते हैं और उन्हें जांचने के लिए कहते हैं। ये देखकर डेजी को लगता है कि ह्यून को शायद ये शक हो रहा है कि वो दवा के बहाने उनके साथ कुछ गलत कर सकती है। डेजी को बहुत बुरा लगता है और वो पूछती है कि वो ऐसा क्यों करेगी, लेकिन फिर भी ह्यून डेजी से कहते हैं कि उसका ड्रेसिंग सेंस यानी कपड़े पहनने का तरीका बहुत खराब है। डेजी पूछती है कि फिर आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या पहना है, आप तो देख नहीं सकते। इस पर ह्यून अपनी नौकरानी को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैडम को अंदर ले जाओ, उन्हें वो कपड़ों का कलेक्शन दिखाओ जो मैंने उनके लिए खरीदा है। डेजी अंदर जाती है और देखती है कि ह्यून ने सच में उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे हैं। डेजी खुश हो जाती है और उन्हें पहनकर देखती है और वो इस प्यारे से लुक में बहुत अच्छी लगती है। वह ह्यून के सामने आकर बहुत उत्साहित हो जाती है, लेकिन उसे याद आता है कि ह्यून तो उसे देख नहीं सकते, इसलिए वह अपने कपड़ों को अपने शरीर से छूकर दिखाती है। इस पर ह्यून कहते हैं, हाँ तो तुम अच्छी लग रही हो। फिर उन दवाइयों की रिपोर्ट आती है जो डेजी ह्यून को देने वाली थी और डेजी को इसके बारे में पता चलता है कि ये दवाइयाँ एक तरह की नशीली दवा थीं जिनका इस्तेमाल लोग शारीरिक संबंध बनाने के लिए करते हैं। डेजी कहती है कि उसकी सहेली ने उन्हें ये दी थी। ह्यून उसे अपनी ओर खींचते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मुझे कोई दवाई दोगी? मैं वैसे भी बहुत चालाक हूँ। डेजी कहती है कि वो अगली बार ऐसी गलती नहीं करेगी। अगले सीन में डेजी ह्यून को उनके दादाजी के घर ले जाती है। डेजी ह्यून से पूछती है कि उन्हें यहाँ कोई नौकर क्यों नहीं दिख रहा है। ह्यून कहते हैं क्योंकि दादाजी को ये पसंद नहीं कि कोई उनकी देखभाल करे, उन्हें लगता है कि वो अभी भी बहुत जवान हैं। डेजी कहती है, हाँ
ये तो सच है, क्योंकि मुझे कोई नहीं दिख रहा है, इसलिए मुझे शक हुआ कि उनकी देखभाल कौन करता होगा। ह्यून कहते हैं कि वो बचपन में यहाँ आया करते थे। तभी ह्यून का चचेरा भाई वहाँ आता है, जो ह्यून का मजाक उड़ाता है और कहता है कि उनकी पत्नी बहुत सुंदर है। वो डेजी को गलत तरीके से छूता भी है, लेकिन हमें पता चलता है कि ह्यून सब कुछ देख सकते हैं, पर पता नहीं क्यों वो दुनिया को दिखाते हैं कि वो शारीरिक रूप से विकलांग हैं। ह्यून ये सब देख सकते हैं, लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें, और वो डेजी से भी पूछते हैं, क्या तुम थोड़ी असहज हो? डेजी कहती है, नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर वो किसी काम के लिए एक तरफ चली जाती है। ह्यून अपने गार्डों को बुलाते हैं और कहते हैं, मेरे चचेरे भाई से निपटने का समय आ गया है, उसने मेरी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया है। यहाँ हमें अंदर का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ दादाजी डेजी और ह्यून को देखकर खुश होते हैं और कहते हैं, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन ह्यून के चचेरे भाई की माँ वहाँ बैठी होती है और उन्हें देखकर बुरा भला कहना शुरू कर देती है। ह्यून पलटकर जवाब देते हैं और कहते हैं, वो लड़की जो आपको मेरी पर्सनल असिस्टेंट या नौकरानी लग रही है, जो मेरे बगल में खड़ी है, वो असल में मेरी पत्नी है, और अपने पति की देखभाल करना पत्नी की जिम्मेदारी है। इस बीच ह्यून का सहायक वहां आता है और उनसे कहता है, अब ये क्या ड्रामा है, इसे करना बंद करो और हमें सीधे बताओ कि हमें क्या करना है। इस पर दादाजी कहते हैं कि तुम ड्रामा करना बंद करो, क्योंकि मैंने इन लोगों को बुलाया है। यहाँ हम देखते हैं कि अचानक उनका गार्ड ह्यून के पास आता है और दादाजी के सामने आकर बताता है कि आपके छोटे मालिक ह्यून के चचेरे भाई को किसी ने बहुत बुरी तरह से पीटा है। और तभी वो चचेरा भाई वहां आता है। वो ह्यून और डेजी पर गुस्सा कर रहा होता है और कह रहा होता है कि ये सब ह्यून ने किया है। इस पर ह्यून कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं सिर्फ देख नहीं सकता, लेकिन मैं ये सब समझ सकता हूँ कि तुमने मेरी पत्नी को गलत तरीके से छूने की कोशिश की, जो मैंने आज तक नहीं किया है, और ये तुम्हारी सजा है। जिस पर वो लड़का डेजी से कहता है कि तुम देखोगी कि एक दिन तुम मेरे बिस्तर के नीचे होगी। ये सुनकर डेजी को जबरदस्त गुस्सा आता है और वो उस लड़के को बुरी तरह से पीटना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें तब से देख रही हूँ, पहले तुम मेरे पति के बारे में बकवास कर रहे हो और अब मेरे बारे में। ये देखकर ह्यून बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि आज तक किसी ने भी उनकी रक्षा करने की कोशिश नहीं की। डेजी पहली लड़की है जिसने उनकी हिफाजत करने की कोशिश की है और वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। डेजी कहती है, चिंता मत करो, मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं हर जगह तुम्हारी रक्षा करूंगी। अगले सीन में वे घर वापस जा रहे होते हैं। इस दौरान डेजी ह्यून की कार में सो जाती है, लेकिन ह्यून उसे परेशान नहीं करते और चुपचाप उसे उठाकर उसके बेडरूम में लाते हैं। वो उसके बगल में बैठते हैं और कहते हैं, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत सारी मुश्किलें आ रही होंगी, तुम्हें मुझे इस तरह देखकर अंदर से घुटन महसूस हो रही होगी, लेकिन मेरा विश्वास करो, ये सब करने के पीछे मेरा एक मकसद है और मैं वह मकसद अभी तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं जो कुछ भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ उस प्रक्रिया में तुम कोई परेशानी खड़ी करो। अब हमें नहीं पता कि ह्यून और उनके रहस्य के बीच क्या चल रहा है, ह्यून का पहले का जीवन कैसा गया है। इसके साथ ही हमें ये भी पता चलेगा कि प्रिंस ह्यून ऐसे क्यों हैं। यहाँ हम देखते हैं कि प्रिंस ह्यून सुबह के समय अपने सहायक को बुलाते हैं, क्योंकि डेजी कहीं भाग रही होती है। उनका सहायक उन्हें बताता है कि मैडम स्कूल जा रही होंगी, हो सकता है उन्हें स्कूल में कोई परेशानी हो रही हो और वो हमारे परिवार का कोई वाहन इस्तेमाल नहीं करती हैं। जिस पर प्रिंस कहते हैं कि अगर उसे ऐसे ही रहना है तो ये अच्छी बात है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेजी भागकर सीधे प्रिंस ह्यून के चचेरे भाई के पास पहुंचती है। वह लड़का उसे उसके माता पिता की आखिरी यादें दिखाता है। डेजी कहती है, ये क्या ड्रामा है, तुम मुझे इस तरह नहीं बुला सकते, तुम्हें पता है कि मेरी शादी तुम्हारे भाई से हुई है। जिस पर वह कहता है कि यही तो समस्या है, मेरा भाई जो देख नहीं सकता और वह इतनी सुंदर लड़की को परेशान नहीं करता है, तो मैंने सोचा कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाती, मैं तुम्हारी बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा। इस पर डेजी कहती है, ड्रामा करना बंद करो, और वो लड़का उसके माता पिता और उसके बचपन की यादों को उसके सामने जला देता है। वो अपने लोगों को कहता है कि उसे अंदर खींचकर ले जाओ, कि वो आज सिर्फ उसकी होगी और कोई उन्हें नहीं रोकता। अब डेजी को समझ नहीं आता कि क्या करे, जिस पर वो ह्यून के चचेरे भाई से कहती है, मैंने सुना था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। डेजी उस लड़के से कहती है, अब क्या हुआ, अब तुम्हें मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं है, और देखो तुमने मेरी देखभाल के लिए सिर्फ 2 लोगों को भेजा है। अगर तुमने प्यार से बात की होती तो मैं खुद तुम्हारे पास आ जाती। और वो धीरे धीरे उसे छूना शुरू कर देती है और उसके कपड़े उतारना शुरू कर देती है। उन्हीं कपड़ों से वो उसके हाथ बांध देती है और अंत में अपनी जेब से एक चाकू निकालती है। वो कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, मैं एक कार्डियक सर्जन हूँ, और अगर मुझे तुम्हें मारना पड़ा तो मैं तुम्हें ऐसे मारूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि कौन सी नस काटने से दिल की धड़कन रुक जाती है। ये सुनकर प्रिंस ह्यून का चचेरा भाई बहुत डर जाता है। वो डेजी से कहता है, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा देवर हूँ।
डेजी कहती है कि तुम्हें ये सब बातें पहले याद रखनी चाहिए थी जब तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश की थी, और वो उसकी छाती पर एक छोटा सा कट लगाती है। इससे ह्यून का चचेरा भाई इतना डर जाता है कि वह उन सभी को जल्दी से उसे अस्पताल ले जाने के लिए कहने लगता है। वह चिल्लाता है कि इस पागल औरत ने मेरी छाती काट दी है, शायद अब मैं मरने वाला हूँ। तभी प्रिंस ह्यून वहां आते हैं और प्रिंस के लोग उन्हें वहां से ले जाते हैं। प्रिंस ह्यून अपनी पत्नी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत समझदार हो। इसके साथ ही वो प्यार से उसके सिर पर हाथ भी रखते हैं। ये बात दादाजी तक पहुंचती है और वो प्रिंस ह्यून और डेजी को अपने पास बुलाते हैं। अब वे दोनों दादाजी के पास जाते हैं, जहां प्रिंस की चाची दादाजी से कह रही होती है कि इस अंधे लड़के ने मेरे अच्छे बेटे को मारने की कोशिश की है। ये दोनों तो अपराधी हैं, कल ये हमारे साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। डेजी कहती है कि जिस आदमी को आप बचाने की कोशिश कर रही हैं वही वो है जो मुझे दिन रात परेशान कर रहा है, और यहाँ उनके बीच खूब झगड़ा शुरू हो जाता है। इस पर प्रिंस के दादाजी गुस्सा होकर कहते हैं, मैं तुम सबसे यहाँ बात नहीं करना चाहता, तुम सब सजा वाली जगह पर जाओ। और वह डेजी को सजा कोर्ट में ले जाते हैं और वहाँ डेजी को घुटनों पर बैठने के लिए कहते हैं। डेजी गिर जाती है और प्रिंस ह्यून ये सब देख रहे होते हैं। प्रिंस की चाची दादाजी को डेजी के खिलाफ भड़का रही होती है कि यह लड़की यहाँ सिर्फ पैसा लेने आई है और दोनों भाइयों को लड़वा रही है, और यहाँ डेजी को सजा मिल रही होती है। प्रिंस ह्यून उसे रोकने के लिए कहते हैं कि उसे मत मारो। आखिर में प्रिंस बीच में आ जाते हैं और सजा के बीच में आकर घायल हो जाते हैं, जिस पर डेजी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आपको इस आदमी को नहीं मारना चाहिए। डेजी कहती है कि ये सजा मेरे लिए थी, और यहाँ हम देखते हैं कि प्रिंस ह्यून और डेजी बेहोश हो जाते हैं। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रिंस ह्यून डेजी को हॉस्पिटल ले जाते हैं और वो नर्स से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। नर्स कहती है कि चोट सिर्फ थोड़ी सी लगी है, मैंने दवा दे दी है, वो थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। नर्स वहां से चली जाती है और प्रिंस उसके पास ही सो जाते हैं। अगले दिन जब डेजी अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि प्रिंस ह्यून उसके पास सो रहे हैं। वो उनसे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कोई दर्द तो नहीं हो रहा है? प्रिंस कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर उसके बाद डेजी का फोन बजना शुरू हो जाता है। वह फोन उठाती है। उसे पता चलता है कि उसकी दादी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वो हॉस्पिटल भागती है जहां उसका मामा बैठा होता है और उसकी मासियां आपस में लड़ रही होती हैं। वे कह रही होती हैं कि इस बुढ़िया को आज या कल तो मरना ही था, हम इस पर इतना पैसा क्यों लगाएं। जब वे यह सब कर रहे होते हैं तो डेजी वहां पहुंच जाती है और प्रिंस ह्यून भी उसके साथ होते हैं। डेजी और प्रिंस ह्यून को साथ देखकर वे सब कहते हैं, तो तुमने इस लड़के से शादी की है जो ठीक से देख नहीं सकता, और वे प्रिंस ह्यून का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। इस पर प्रिंस ह्यून उनसे कहते हैं कि तमाशा करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि उसने किससे शादी की है। डेजी कहती है, दादी के ट्रीटमेंट के लिए जितने पैसों की जरूरत होगी मैं देने को तैयार हूँ। ये सुनकर उसकी मौसी लालची हो जाती है और कुछ पर्सनल बात करने के बहाने डेजी को कमरे के अंदर ले जाती है। वो अंदर जाकर कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत रिच है, भले ही वो देख नहीं सकता, लेकिन उसके पास बहुत पैसा है, क्योंकि देखो उसके कपड़े, हमारे शहर में कोई भी इतने अच्छे कपड़े नहीं पहनता। मैं खुश हूं कि तुमने इतने अच्छे परिवार में शादी की है। डेजी ने कहा, लेकिन तुम्हें पता है कि हमारी स्थिति कितनी खराब है। तुम्हारा क्या मतलब है? इस पर डेजी की मौसी ने कहा, अब तुमने इतने अमीर परिवार में शादी कर ली है, तो अगर तुम हमें कुछ पैसे दे दोगी तो कोई समस्या नहीं होगी। डेजी ने मना कर दिया और कहा कि पैसा उसका नहीं, ह्यून का है। लेकिन उसकी मौसियां उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती हैं और भावनात्मक होकर वो पैसे दे देती है। अब जब ह्यून और डेजी घर आते हैं तो ह्यून उससे पूछते हैं कि क्या हुआ और तुम्हारी मौसी ने तुमसे कितने पैसे मांगे। डेजी कहती है कि वो कैसे बताए। ह्यून कहते हैं कि हर कोई तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं है और वो सब कुछ बता देती है। जिस पर ह्यून कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारी दादी का इलाज करवाऊंगा क्योंकि तुमने मुझसे कहा है कि तुम मुझे बच्चा दोगी। डेजी कहती है, हाँ यह भी ठीक है। अगले दृश्य में डेजी अपने स्कूल के बाहर होती है। वो तनावग्रस्त होती है, एक पार्ट टाइम जॉब की तलाश में होती है। तभी उसका एक सीनियर जिसका नाम पैट्रिक है वहां आता है और उसे डेजी पसंद है। वह डेजी से कहता है, तो तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा था। डेजी का फोन नीचे गिर जाता है, वह उसे फोन उठाने में मदद करता है। डेजी कहती है कि वो यहाँ एक पार्ट टाइम जॉब की तलाश में है, जिस पर वो कहता है, तो तुम सही जगह पर आई हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि डेजी अपने काम की जगह पर है और ह्यून रात के खाने की मेज पर अकेले हैं। यहाँ ह्यून की नौकरानी डेजी को फोन करती है और उससे पूछती है कि वह कब घर आएगी, जिस पर डेजी कहती है कि असल में वह लाइब्रेरी में है, वह एक सीमित समय तक घर आ जाएगी। लेकिन तभी पीछे से उसे मरीजों की आवाज सुनाई देती है, जिस पर ह्यून समझ जाते हैं कि डेजी झूठ बोल रही है और उसने एक पार्ट टाइम जॉब ले ली है। इसके बाद हम अगला दृश्य देखते हैं जहां पैट्रिक अस्पताल में डेजी के पास आता है और वह उससे पूछता है कि डेजी,
क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? डेजी कहती है कि नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन मेरा एक पति है। यह सुनकर पैट्रिक को बहुत बुरा लगता है और उसे विश्वास नहीं होता कि डेजी शादीशुदा है। यहाँ हम देखते हैं कि ह्यून डेजी का इंतजार कर रहे होते हैं और पैट्रिक उसे काम खत्म होने के बाद घर छोड़ने आता है, लेकिन यहाँ वो कार में बैठा बहुत भ्रमित होता है कि डेजी ने किससे शादी की है और उसने ये सब बातें उससे क्यों नहीं बताईं। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही डेजी घर पहुंचती है, ह्यून अभी भी उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वो डेजी से कहते हैं कि उन्होंने कभी भी किसी का इतनी देर तक खाने की मेज पर इंतजार नहीं किया। तुम्हारी वजह से वो बहुत देर से भूखे बैठे हैं। और डेजी जल्दी से जाती है और उन्हें खाना खिलाना शुरू कर देती है। ह्यून कहते हैं कि उनका हो गया, अब वो जाकर अपना काम करे। डेजी कहती है कि असल में उसे अब और पढ़ाई करनी है क्योंकि उसकी बहुत सारी परीक्षाएं आ रही हैं और वहाँ वो ह्यून से झूठ बोल रही होती है, लेकिन ह्यून सब कुछ जानते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ह्यून डेजी से कहते हैं कि उन्हें अभी सोने की अनुमति नहीं है, इसलिए आओ और उनके लिए खबरें पढ़ो। और जब वह उनके लिए खबरें पढ़ती है तो वह उनके सामने पढ़ते पढ़ते सो जाती है, जिस पर ह्यून उसे अपनी बाहों में उठाते हैं और उसे उसके बिस्तर पर ले जाते हैं और उसे लिटा देते हैं और कहते हैं कि तुम यह सब क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं तुम्हें थोड़े से पैसे के लिए इतनी मेहनत करने दूंगा? कृपया मेरा विश्वास करो। और वो उसे लिटा देते हैं। अगली सुबह जब डेजी आंखें खोलती है तो उसे पता चलता है कि घर की नौकरानी उसे बार बार बुला रही है क्योंकि ह्यून उसे नाश्ते की मेज पर बुला रहे हैं क्योंकि उन्हें भूख लगी है। अब डेजी परेशान हो जाती है और उन्हें खाना खिलाने के लिए मेज पर जाती है, लेकिन वो बहुत थकी हुई होती है और उसे ठीक से नींद नहीं आ रही होती है। यहाँ हमें एक स्कूल का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ डेजी क्लास में सो भी रही होती है। उसकी शिक्षिका उस पर गुस्सा करती है कि ये सोने का समय नहीं है, अगर सोना है तो घर जाकर सो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि क्लास में एक और शिक्षक आते हैं जो कहते हैं कि आज तुम मेरी सहायक बनोगी क्योंकि मेरे पास बहुत काम है। इस पर डेजी और परेशान हो जाती है। अब जब वो खाने की मेज पर होती है तो उसकी सहेली उससे कहती है कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, तुम अपने पति से कह सकती हो। जिस पर डेजी कहती है कि वे एक सामान्य जोड़ा नहीं है और वह इतनी मेहनत इसलिए कर रही है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके और ह्यून के लिए एक कुकिंग क्लास ले सके और उनके लिए एक अच्छी डिश खरीद सके ताकि वो उन्हें पकाकर खिला सके। अगले दृश्य में डेजी पैट्रिक के साथ होती है और वह काम से आई होती है और पैट्रिक उसे देख रहा होता है, लेकिन डेजी उसकी कार में सो जाती है। डेजी का फोन बजता है और जैसे ही पैट्रिक फोन उठाता है उसे पता चलता है कि डेजी का पति उससे बात करना चाहता है, लेकिन ह्यून जानते हैं कि पैट्रिक ने डेजी का फोन उठाया है, इसलिए वह उसे धमकाते हैं और कहते हैं कि मेरी पत्नी के साथ कुछ भी गलत करने के बारे में मत सोचना। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो उसे कुछ ही घंटों के अंदर चुपचाप घर भेज दो। अगले दृश्य में डेजी सीधे घर आती है और अपने बेडरूम में प्रवेश करती है, लेकिन तभी ह्यून उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि इन दिनों वो बहुत पढ़ाई कर रही है, लेकिन उनकी देखभाल कौन करेगा? चलो उन्हें नहाने में मदद करो। अब डेजी उन्हें नहला रही होती है, लेकिन वो इतनी थकी हुई होती है कि वो उन्हें नहलाते नहलाते सो जाती है। और ह्यून भी डेजी को बहुत तंग कर रहे थे। वो कह रहे थे कि तुमने मुझे ठीक से नहीं नहलाया, जल्दी से इस टब में फिर से नया पानी भरो, उन्होंने डेजी से कहा। बेचारी डेजी बार बार पानी भर रही थी, लेकिन ह्यून को कभी भी सही नहीं लग रहा था। वो कभी कहते थे कि पानी बहुत गर्म है तो कभी कहते थे कि बहुत ठंडा है। डेजी परेशान होती गई और इसी परेशानी में वो बाथरूम के अंदर ही बेहोश होकर गिर गई। ह्यून घबरा गए। उन्होंने डेजी को उठाया और बेडरूम में ले जाकर सुला दिया। फिर उन्होंने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। जो डॉक्टर आए वो ह्यून के दोस्त थे। उन्होंने डेजी को देखा और ह्यून से कहा कि डेजी बहुत थक गई है। डॉक्टर ने ह्यून को डांटते हुए कहा, तुम अपनी पत्नी से इतनी मेहनत करवाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस पर ह्यून ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने डेजी से कुछ भी करने के लिए नहीं कहा है। उन्होंने कहा वो सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही है और इसीलिए वो इतनी थकी हुई है। ह्यून ने डॉक्टर से ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि डेजी अपनी समस्या उनके साथ शेयर करे कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है। जिस पर डॉक्टर ने कहा, ठीक है। डेजी की आंख खुली तो वह सोचती है कि वो बिस्तर पर कैसे आ गई। फिर उसे लगा कि ह्यून को जरूर पता चल गया होगा कि वो बहुत थक गई थी, इसीलिए उन्होंने उसे बिस्तर पर लिटाया होगा। जब वो नीचे जाती है तो देखती है कि ह्यून अपने डॉक्टर दोस्त के साथ बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। डेजी मन में सोचती है कि कितना अच्छा लगता है जब परिवार में किसी का डॉक्टर के साथ कोई रिश्ता हो, क्योंकि वो भी डॉक्टर बनना चाहती थी। डेजी ने उनसे पूछा, पति, आप इतनी सुबह डॉक्टर से क्यों मिल रहे हैं? क्या आपको कोई परेशानी है? ह्यून ने बताया कि दरअसल ये डॉक्टर उनका इकलौता दोस्त है और वो उनसे मिलना चाहता था। उसे उनके निजी जीवन से जुड़ी किसी बात पर डिस्कशन करना था। डेजी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद वे सब एक साथ बैठकर काफी देर तक बातें करते रहे और अपने क्वालिटी टाइम का मजा लिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही डॉक्टर वहां से गए, ह्यून ने डेजी को अपनी तरफ खींचा। डेजी उनके बगल में ही बैठी थी। ह्यून ने उससे पूछा,
तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें पैसों की जरूरत है और इसीलिए तुम सारा दिन किसी अस्पताल में काम कर रही हो? डेजी ने कहा कि ऐसा नहीं है। उन्हें उन पैसों की जरूरत केवल इसलिए थी क्योंकि उन्हें ह्यून के लिए कुछ करना था और वो ये साबित नहीं करना चाहती थी कि उन्होंने उनसे सिर्फ इसलिए शादी की ताकि वो उनके सारे खर्चे उठाएं। यह सुनकर ह्यून बहुत खुश हो गए। अब हम डेजी की पार्ट टाइम नौकरी वाले अस्पताल का सीन देखते हैं। वहाँ एक नर्स आती है जो डेजी से बहुत जलती थी। वो आकर कहती है कि असल में अस्पताल के सारे कपड़े गंदे हैं और उनकी वॉशिंग मशीन भी टूट गई है, तो क्या डेजी उन्हें धो सकती है? डेजी ने विरोध किया, लेकिन मैं ये क्यों करूं? मैं यहाँ एक इंटर्न हूँ। इस पर उस नर्स ने कहा कि अब तुम्हें ये काम करना होगा, नहीं तो सीनियर डॉक्टर तुमसे बहुत नाराज हो जाएंगे। डेजी मान जाती है और उन कपड़ों को धोना शुरू कर देती है। तभी पैट्रिक वहां आता है और उससे पूछता है, तुम क्या कर रही हो? ये तुम्हारा काम नहीं है। जैसे ही डेजी उस टब से नीचे उतरती है, उसके पैरों पर साबुन लगा होता है जिसकी वजह से उसके पैर फिसल जाते हैं। पैट्रिक उसे संभाल लेता है। तभी उसकी नज़र वहां ह्यून पर पड़ती है। डेजी फौरन पैट्रिक को धक्का देती है और ह्यून के पास जाकर कहती है, पति आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ह्यून उसे अपनी तरफ खींचते हैं और कहते हैं, मेरा मन कर रहा था कि मैं अपनी पत्नी को देखूं, क्या मैं उससे मिलने नहीं आ सकता? डेजी ने कहा, हाँ बिल्कुल आप मुझसे मिलने आ सकते हैं, पर साथ ही उन्होंने ह्यून से कहा कि उन्हें छोड़ दें क्योंकि उनके सीनियर डॉक्टर उन्हें देख रहे हैं। डेजी अब ह्यून के बगल में खड़ी हुई और बोली, जो आदमी आपको सामने दिख रहा है वो मेरा सीनियर डॉक्टर है। इसका नाम पैट्रिक है और ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। पैट्रिक ने डेजी के पति को देखा और पूछा, इनकी आंखों को क्या हुआ है? इन्होंने ये काली पट्टी क्यों बांध रखी है? डेजी ने तुरंत जवाब दिया, ऐसे बात मत करो। मेरे पति को रेटिना की समस्या है जिसके कारण वो देख नहीं सकते। इस पर पैट्रिक ने सीधे कहा, ये झूठ है। अगर वो देख नहीं सकते तो उन्हें कैसे पता चला कि तुम आई और उन्होंने तुम्हें इस तरह अपनी ओर क्यों खींचा? पैट्रिक ने डेजी से पूछा कि वो ये सब क्यों कर रही है। ह्यून ने पैट्रिक का अपमान करना शुरू कर दिया और कहा, क्योंकि वह मुझसे प्यार करती है और जो जोड़े एक दूसरे से प्यार करते हैं वे एक दूसरे की देखभाल ऐसे ही करते हैं। हो सकता है कि तुम बूढ़े हो गए हो, इसीलिए तुम्हें ये सब पता नहीं है। पैट्रिक ने भड़क कर कहा, मेरी उम्र का मजाक उड़ाना बंद करो, मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ। अब उन दोनों के बीच जमकर बहस शुरू हो गई। डेजी ने कहा, तुम दोनों शांत हो जाओ, एक दूसरे का मजाक उड़ाना बंद करो। यहाँ पैट्रिक ह्यून की विकलांगता को लेकर डेजी को बहुत खरी खोटी सुना रहा था। डेजी ने पैट्रिक को शांत होने के लिए कहा और फिर ह्यून से कहा कि वो उनसे बाद में मिलेगी। डेजी ने ह्यून के लिए स्टैंड लिया और पैट्रिक के सामने कहा, जो लोग मेरे पति की विकलांगता से नफरत करते हैं उनकी आंखें खराब हैं क्योंकि किसी ने मेरी उम्र का मजाक उड़ाया है। डेजी किसी काम के लिए वहां से चली गई। तभी पैट्रिक सोचने लगा कि ह्यून को कैसे पता चला कि डेजी ने चप्पल नहीं पहनी हुई थी। वो धीरे से अपना हाथ ह्यून की तरफ बढ़ाता है, लेकिन ह्यून तुरंत उसका हाथ मोड़ देते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। यह देखकर सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। तभी एक नर्स वहां आती है। यह वही नर्स है जो डेजी से जलती थी। वो डेजी को धक्का देती है, सीधे पैट्रिक को उठाना शुरू कर देती है और कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये लड़की नंबर 1 चालबाज है। देखो कैसे इसने तुम्हारा इस्तेमाल करके यहाँ एडमिशन लिया और अब ये तुम्हारा अपमान कर रही है। यहाँ ह्यून डेजी का पूरा ध्यान रखते हैं। उस नर्स ने ह्यून को देखकर कहा, ये अंधा आदमी कौन है और ये यहाँ क्या कर रहा है? ये सुनकर ह्यून ने उसके पैर पर जोर से लात मारी और वो जमीन पर गिर गई। उन्होंने डेजी से कहा, अब तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? देखो ये लड़की तुम्हारे सामने झुक रही है। ये सुनकर डेजी को थोड़ी हंसी आई। वो लड़की इतनी जलनखोर थी कि उसने देखा सीनियर डॉक्टर आ रहे हैं। उसने सोचा कि ये डेजी की इज्जत खराब करने का अच्छा मौका है, इसलिए वो उनके सामने ह्यून की शिकायत करने गई। लेकिन डॉक्टर ने उसे थप्पड़ मारा और कहा, किसी भी मरीज से मिलने से पहले तुम्हें उसकी बैकग्राउंड पता होनी चाहिए। हमारे अस्पताल के प्रायोजक हैं। अगर ये हमें पैसा नहीं देंगे तो हम कभी भी उन आलीशान चीजों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जो हम अभी कर रहे हैं। अब ह्यून ने उस डॉक्टर से कहा, मैंने आपके नर्सिंग होम के बारे में बहुत कुछ सुना था और मैंने ये भी देखा है कि आप क्या कर रहे हैं। यहाँ गुस्से वाले मरीजों का इलाज कराने के बजाय आप अपने गंदे कपड़े धुलवा रहे हैं। डेजी ने बीच में आकर ह्यून से कहा कि सामने खड़ी नर्स ने उन्हें ये सब करने के लिए कहा था और बताया था कि यहाँ की वॉशिंग मशीन टूट गई है। यह सुनकर वहाँ खड़ा डॉक्टर और भी डर गया। उसने ह्यून से कहा, हमें माफ कर दें, हमें इन सब बातों के बारे में पता नहीं था। अब वे लोग वॉशिंग मशीन को चेक करते हैं तो पता चलता है कि वॉशिंग मशीन बिल्कुल काम कर रही है। इस लड़की ने डेजी से झूठ बोला था। डेजी को और भी गुस्सा आया और उसने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसे सजा मिलनी चाहिए। वो जलनखोर लड़की ये सब देखकर हैरान रह गई। ह्यून ने कहा कि उनकी पत्नी कभी भी इतनी सस्ती जगह पर काम नहीं करेगी। इस पर डेजी ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए।
हो सकता है कि उसे कुछ गलतफहमी हुई हो। डेजी ने ह्यून से वहां से जाने के लिए कहा, आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आपके पास आऊंगी। वहां से जाने से पहले डेजी ने पैट्रिक से कहा, पैट्रिक, मुझे पता है कि मेरे पति बहुत हैंडसम हैं, लेकिन तुम भी ठीक ठाक हो, इसलिए तुम्हें अपना ओवर कॉन्फिडेंस छोड़ देना चाहिए और थोड़ा सामान्य आत्मविश्वास रखना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी डील है। पैट्रिक को उसकी ये बात बहुत पसंद आई। अब ह्यून कार के अंदर बैठे थे। डेजी के पैट्रिक से बात करके आने से उन्हें जलन हो रही थी। डेजी ने ह्यून को बताया कि उसने पैट्रिक से क्या कहा था। डेजी के ये बताने पर कि उसने पैट्रिक से क्या कहा था, ह्यून मुस्कुराए और बोले कि उनकी पत्नी बहुत समझदार स्मार्ट है। तभी अचानक डेजी को अपने मामा का फोन आया। मामा ने उसे बताया कि उसकी दादी को होश आ गया है। डेजी ये सुनकर बहुत खुश हुई और बोली कि वो अभी घर नहीं जाना चाहती, उसे सीधे अस्पताल जाकर अपनी दादी से मिलना है। ह्यून ने डेजी से पूछा कि क्या वो उनके साथ अस्पताल आ सकते हैं। डेजी ने पहले तो अपनी दादी की प्रतिक्रिया के बारे में सोचकर थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने हाँ कह दिया और कहा कि वो आ सकते हैं। ह्यून भी अस्पताल जाने के लिए खुश हो गए। इसके बाद जब वे अस्पताल पहुंचे तो डेजी के मामा उससे मिले और तुरंत पूछा, तुम ह्यून को यहाँ क्यों लाई हो? डेजी ने जवाब दिया कि वो उनके पति हैं और वह चाहती है कि दादी उनके पति से मिले। अब वे तीनों अंदर गए। दादी डेजी से मिलकर बहुत खुश हुई और पूछा कि तुम्हारे पास खड़ा ये लड़का कौन है? डेजी ने बताया कि वह उनके पति हैं। इस पर दादी ने पूछा कि क्या वो उनसे थोड़ी देर अकेले में बात कर सकती हैं। ह्यून को दादी के पास अकेला छोड़ दिया और बाहर आ गई। बाहर उसकी मौसी खड़ी थीं, जो डेजी से कह रही थीं कि तुम बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हें ह्यून जैसा पति मिला जो तुमसे इतना प्यार करता है। लेकिन तभी अचानक ह्यून वहां आ गए। दरअसल उसकी मौसी ह्यून से कुछ पैसे मांगने वाली थी, इसलिए वो उन्हें मौका नहीं देना चाहते थे। ह्यून ने डेजी से कहा कि तुम्हारी दादी तुम्हें अंदर बुला रही हैं। डेजी अंदर गई। दादी ने उससे कहा कि वो बहुत खुश हैं कि उनकी बेटी को इतना अच्छा पति मिला और तुम्हें जल्दी ही उसे पिता बनाना चाहिए। यह सुनकर डेजी शर्माने लगती है। अगले सीन में डेजी अपने कॉलेज में है और वो अपनी सहेली से अपने पति की बेटी के बारे में बात कर रही होती है। वो अपनी सहेली से पूछती है कि एक लड़की को माँ बनने के लिए क्या करना पड़ता है। इस पर उसकी सहेली उसे कुछ जरूरी बातें बताती है। तभी उनके पीछे खड़ी एक लड़की यह सब देखकर तमाशा करना शुरू कर देती है और वे दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। इस पर डेजी अपनी सहेली को चुप रहने के लिए कहती है। वह लड़की डेजी को गंवार कहकर उसका बहुत अपमान करती है। अगले सीन में डेजी बाहर खड़ी होती है और बाहर बारिश हो रही होती है। उसी वक्त उस लड़की के पिता आने वाले होते हैं। जैसे ही कार उनके सामने आकर रुकती है, लड़की सोचती है कि उसके पिता उसे लेने आए हैं, लेकिन वह स्कूल का ड्राइवर निकलता है। वह डेजी को उठाता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वह अपनी बेटी से कहता है कि वह मैडम के साथ दोबारा दुर्व्यवहार न करे, नहीं तो वह ये सब नहीं कह पाएगी। यह देखकर वह लड़की बहुत जलने लगती है। अगले सीन में डेजी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ स्कूल में होती है और वे कहीं से लौट रही होती हैं। तभी एक लड़की आती है और उससे बहस करना शुरू कर देती है। वह कहती है कि डेजी एक स्कूल गर्ल है, इसके लिए वो डेजी के बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर देती है। वह कहती है कि डेजी का पति अंधा है और उसे उस अंधे पति पर इतना गर्व है कि वह किसी को कुछ नहीं समझती। इस बात पर उन दोनों के बीच खूब झगड़ा होता है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां डेजी पुलिस स्टेशन में होती है और प्रिंस ह्यून का वही डॉक्टर दोस्त उसे बचाने के लिए वहां आता है। डेजी उससे पूछती है कि प्रिंस ह्यून कहाँ हैं, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ह्यून यहाँ आएंगे। जिस पर उनका डॉक्टर दोस्त कहता है कि असल में ह्यून को रेटिना सर्जरी के लिए कुछ टेस्ट करवाने थे, इसलिए वो डॉक्टर के साथ हैं। इसलिए उसने सोचा कि वह उसे ले जाएगा। इस पर डेजी कहती है, हाँ कोई बात नहीं, वो घर जाकर उनसे मिलेगी। जिस पर उसका दोस्त पूछता है, ठीक है बताओ क्या हुआ। डेजी कहती है कि इस लड़की ने उनके पति के बारे में बहुत सारी गलत बातें कहीं, इसलिए उन्होंने उसे वहीं पकड़ लिया और डांटा। जिस पर वो लड़का कहता है, डॉक्टर दोस्त पूछता है क्या। जिस पर डेजी कहती है हाँ। जिस पर वो लड़का कहता है, ठीक है अब तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने परिवार वालों को मतलब प्रिंस के बारे में बताना चाहिए। तुम्हारे चेहरे पर खून लगा है, इसे साफ करो। जिस पर डेजी कहती है, अरे ये मेरी चोट का निशान नहीं है, असल में मैंने उस लड़की के चेहरे पर घूंसा मारा, तो ये वो खून है जो उसकी नाक से निकला है। यहाँ हम देखते हैं कि डेजी जा रही होती है और फिर हमें वो बदतमीज लड़की दिखाई जाती है जहाँ उसकी माँ आती है। हमें उस लड़की की हालत दिखाई जाती है जिसे देखकर हम समझ सकते हैं कि डेजी ने उसे किस हाल में डाल दिया है। जब ये लोग उसे पीटने के बाद वापस आते हैं तो लड़की की माँ भड़क जाती है और कहती है कि एक लड़की उसे कैसे मार सकती है, क्योंकि उसने अपनी बेटी को बहुत अच्छी डाइट दी है। तभी डेजी और वो डॉक्टर उनके सामने आते हैं। जिस पर लड़की कहती है, वे सोचते हैं कि वो उस डॉक्टर के बारे में बात कर रही है, इसलिए वो डॉक्टर को भी डांटती है। जिस पर लड़की कहती है, माँ वो डॉक्टर नहीं है,
इस लड़की ने मुझे मारा। ये सुनकर उसकी माँ हैरान हो जाती है और वो अपनी बेटी से कहती है, तुम्हें इतना सब खिलाने का क्या फायदा? तुम एक 5 फीट की लड़की से इतनी बुरी तरह से क्यों पिट जाती? डेज़ी खुद को देख रही होती है और सोच रही होती है कि ये आंटी उससे क्या कह रही है, जिस पर डेज़ी कहती है कि आंटी, आपकी बेटी ने मेरे पति के बारे में बहुत सारी गलत बातें कहीं, इसीलिए मैंने उसे जोर से मारा। जिस पर अब प्रिंस का दोस्त कहता है कि सबसे पहले मैं मैडम को यहाँ लाया ताकि वो आपकी बेटी से माफी मांगे, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उन्हें इस बारे में कुछ भी करना चाहिए। अब डेज़ी बाहर आती है, तभी उसकी सहेली उसके पास आती है और वो उससे पूछती है कि तुम कैसी हो और क्या तुमने वो दवा इस्तेमाल की जो मैंने तुम्हें दी थी या नहीं। जिस पर वह डॉक्टर दोस्त थोड़ा शर्मा जाता है, जिस पर डेज़ी कहती है, हाँ, वो दवा मुझे मेरी सबसे अच्छी सहेली ने दी थी, आज वो उसे इस्तेमाल करेगी। जिस पर डॉक्टर कहता है, हाँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि डेज़ी घर जाना शुरू कर देती है, जिस पर डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हें पता है कि आज प्रिंस ह्यून का बर्थडे है? तो डेज़ी कहती है कि उसे नहीं पता था। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि असल में ह्यून पिछले 13 सालों से अपना बर्थडे नहीं मना रहे हैं क्योंकि उनके घर में आग लग गई थी, जिसमें उनकी बहन, उनकी मंगेतर और उनकी आंटी जलकर मर गई थीं। उस दिन से ह्यून को लगता है कि वो उन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए उन्होंने बर्थडे मनाना बंद कर दिया। डेज़ी कहती है कि कोई बात नहीं, अब वो ह्यून के जीवन में आगे बढ़ना चाहती है, इसलिए अब वो उन्हें इस सारी उदासी के साथ नहीं रहने देगी। नेक्स्ट सीन में डेज़ी प्रिंस ह्यून के लिए खाना लेकर आई होती है और उनसे पूछ रही होती है कि क्या उन्हें ये बर्थडे केक काटना है, लेकिन ऐसा लगता है कि ह्यून को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह डेज़ी को समझाते भी हैं, पर डेज़ी उन्हें मना लेती है और ह्यून उसके साथ केक काटकर इसे सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ हम डेज़ी को देखते हैं जहाँ वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब बैठे होते हैं। यहाँ डेज़ी को लगता है कि प्रिंस ह्यून उसे देख सकते हैं क्योंकि वो दवा के असर में होती है, और यहाँ वो प्रिंस की आंखों पर बंधी पट्टी भी हटा देती है और उनसे पूछती है कि उन्हें उसे देखकर कैसा लग रहा है। ह्यून ने डेज़ी की तारीफ करते हुए कहा कि वो तो ब्यूटीफुल लग रही है, जैसे कोई खूबसूरत परी उनके सामने बैठी हो, जिस पर डेज़ी ने थोड़ा सरप्राइज होते हुए कहा कि उन्हें ये सब उनसे एक्सपेक्ट नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि डेज़ी एक गिलास में ह्यून के लिए मेडिसिन लाती है और ह्यून ये सब अपनी आंखों से क्लियरली देख रहे थे, लेकिन फिर भी वो डेज़ी को इग्नोर नहीं करते और बिल्कुल आराम से उसके द्वारा लाई गई दवा पी लेते हैं। दवा पीने के बाद वो डेज़ी से कहते हैं कि उन्हें आज के बाद अफसोस नहीं होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि उनके बीच रोमांस शुरू हो जाता है और वे एक दूसरे के साथ क्लोज लम्हे बिताते हैं। अगले दिन का दृश्य दिखाया जाता है और डेज़ी यह सब अपनी सहेली को बता रही होती है और उसकी सहेली बहुत खुश होती है और कहती है कि वह उसके लिए बहुत खुश है। जिस पर डेज़ी कहती है, हाँ, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे इस पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए और उसकी सहेली उसे परेशान कर रही होती है। यहीं पर हम देखते हैं कि वो अपनी सहेली को बताती है कि एक परिवार में एक लड़के ने अपनी सारी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम कर दी है। डेज़ी कहती है कि उसे नहीं पता था कि वह लड़की कौन होगी, लेकिन तभी अचानक सारे गार्ड वहां आते हैं और डेज़ी के सामने झुक जाते हैं। डेज़ी हैरान होती है, उसके हाथ में जितनी भी किताबें होती हैं वे सब गिर जाती हैं और उसे पता चलता है कि वो लकी गर्ल है। उसके पति ने 80% प्रॉपर्टी का हिस्सा उसके नाम कर दिया है। डेज़ी बहुत हैरान होती है। अब उसे यहाँ एक मीटिंग के लिए ले जाया जा रहा होता है, लेकिन डेज़ी एक बहाना बनाती है और चुपचाप अपनी सहेली के साथ भाग जाती है। उसकी सहेली उसके साथ एक सेल्फी लेने और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का फैसला करती है, लेकिन उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। अब डेज़ी अपने पति को कॉल करती है और कहती है कि उसे प्लीज़ इन सब सिचुएशन से बचाओ, क्योंकि उसे आज अपने बोर्ड मेंबर्स की एक मीटिंग लेनी है और उसे ये सब करना नहीं आता क्योंकि वो प्रोफेशन से डॉक्टर बनना चाहती है। अगले सीन में डेज़ी घर जाती है और वो अपने पति के पर्सनल बटलर से पूछती है कि ह्यून कहाँ है, जिस पर उसके बटलर उसे बताते हैं कि ह्यून अंदर हैं। अब डेज़ी अंदर जाती है और वो ह्यून से कहती है कि एक्चुअली उसे अपनी कंपनी के लोगों के साथ एक मीटिंग लेनी है, क्या वो उसे समझाएंगे कि ये सब कैसे करना है। ह्यून कहते हैं, श्योर, लेकिन तुम्हें इसके लिए उन्हें कुछ फीस चुकानी पड़ेगी। डेज़ी कहती है, क्या? ह्यून उसके कान में कुछ शरारती फुसफुसाते हैं, जिस पर डेज़ी शर्मा जाती है। अगले सीन में डेज़ी अपने हस्बैंड के साथ अपनी नई कंपनी में जाती है, जहां उनका असिस्टेंट आता है और उनसे कहता है कि उन्हें अपने विकलांग पति का ध्यान रखना होगा, उन्हें बाहर छोड़ देना चाहिए क्योंकि इसका बोर्ड मेंबर्स पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। डेज़ी कहती है कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई भी उनके पति को विकलांग नहीं कहेगा, वो बहुत एबल हैं, तुमको नहीं पता, और वह सबसे लड़ती है, जिस पर ह्यून बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ हम बोर्ड मेंबर्स को देखते हैं जो डेज़ी का वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही डेज़ी वहां पहुंचती है और वे ह्यून को देखते हैं, वे डेज़ी पर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं और कहना शुरू कर देते हैं कि वो इस कंपनी को इस तरह कभी नहीं चला पाएगी।
वो जानती है कि इस आदमी के खिलाफ पिछले 13 सालों से एक केस चल रहा है जिसमें उसने अपनी बहन, उसकी मंगेतर और अपनी आंटी को जला दिया था। और वे एक एक करके सभी वहां से जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन डेजी उनकी बातों से नहीं डरती है और वह कहती है कि अगर आप जाना चाहते हैं तो जाओ, लेकिन वह अपने पति का इस तरह अपमान होते हुए नहीं देख सकती और वह उन सबको वहां से भगा देती है। अब हम देखते हैं कि ह्यून उनसे कहते हैं कि उन्होंने उनके लिए उन सबसे लड़ाई की और उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया है, तो अब वो उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। डेजी कहती है, क्या? जिस पर ह्यून कहते हैं कि उन्हें एक किस देना होगा, और जैसे ही वो उन्हें किस देती है, ह्यून ताली बजाते हैं और उनके सामने कई बहुत योग्य एम्प्लॉय दिखाई देते हैं जो डेजी की टीम में शामिल हो जाते हैं। डेजी बहुत खुश होती है और वो ह्यून को गले लगाती है और धीरे धीरे वो कंपनी को ठीक से चला रही होती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो नीचे आती है। जब वो नीचे आती है तो वो कुछ ढूंढ रही होती है। तभी ह्यून का बटलर उसके पास आता है, लेकिन तभी डेजी के पास एक कार आती है और एक एक्सीडेंट करने की कोशिश करती है, लेकिन डेजी बच जाती है। जिस पर बटलर उनसे कहता है कि उनकी टांग में चोट लगी है, उन्हें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। पहले वो फैसला करता है कि वो ह्यून को ये सब बताएगा और उसे याद आता है कि ह्यून बोर्ड मेंबर्स की एक मीटिंग ले रहे हैं। अगर उन्हें अभी बुलाया गया तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो सीधे ह्यून के फ्रेंड के पास जाते हैं। वो डॉक्टर को बुलाते हैं और यहाँ ह्यून का फ्रेंड पैट्रिक को अपनी कंपनी से ये कहते हुए भेजता है कि एक पेशेंट को इमरजेंसी की जरूरत है। यहाँ वे डेजी को देखते हैं, जहाँ उसकी सहेली उसके लिए कॉफी लाई होती है और उसकी सहेली उसकी टांग पर चोट देखकर हैरान होती है, लेकिन तभी पैट्रिक वहाँ आता है। पैट्रिक कहता है, तो वो क्या कर रहा है? डेजी कहती है कि वो उसे बताए कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर उसे एहसास होता है कि डेजी उसकी पेशेंट है और कहता है कि उसे उसके सीनियर डॉक्टर ने यहाँ भेजा है कि एक पेशेंट को डॉक्टर की सख्त जरूरत है। उसे नहीं पता था कि वो तुम हो। जिस पर डेजी कहती है, हाँ मैं हूँ। लेकिन तभी अचानक उसे ह्यून का फोन आता है जो उसे बताते हैं कि उन्हें उनकी कॉफी की जरूरत है, जिस पर डेजी कॉफी ले जाने का फैसला करती है। जिस पर पैट्रिक कहता है कि क्या वो उसे नहीं बता सकती कि उसकी टांग में चोट लगी है, जिस पर डेजी कहती है कि अगर वह उसे बताएगी तो वो सारा काम छोड़कर उसके पास आ जाएंगे। अभी काम जरूरी है, इसलिए वो पर्सनली जाकर उसे ये कॉफी पहुंचाएगी और वो लंगड़ाते हुए ह्यून के पास पहुंचती है। ह्यून उसके पैरों की आवाज से समझ सकते थे कि उसे कोई चोट लगी है और वह उनके पास कॉफी रखती है, जिस पर ह्यून उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें इतना दर्द है तो तुम्हें खुद को इतना प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। वो अपने बटलर को जल्दी से उनके डॉक्टर को बुलाने के लिए कहते हैं, जिस पर डेजी कहती है कि उसने पहले ही बुला लिया है। जिस पर ह्यून कहते हैं, ठीक है, उसे फर्स्ट एड रूम में ले जाओ। अब यहाँ ह्यून डेजी के पैर पर दवा लगाना चाहते थे, लेकिन वो अपना सीक्रेट जाहिर नहीं कर रहे थे कि वो सब कुछ देख सकते हैं और वो सिर्फ अंधे होने का नाटक कर रहे हैं। इसलिए वो डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर के नाम पर पैट्रिक वहां आता है। अब वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुंह बनाते हैं और ह्यून फैसला करते हैं कि वह अपने बटलर के साथ बाहर जाएंगे और वो बाहर आते हैं और अपने बटलर से कहते हैं कि इस बेवकूफ़ आदमी को किसने बुलाया? क्या तुम्हारे पास मेरी वाइफ के लिए कोई दूसरा डॉक्टर नहीं था? जिस पर बटलर कहता है कि उसने उनके फ्रेंड को बुलाया था, लेकिन हो सकता है कि उसने इसे उसके पास भेजा हो। जिस पर ह्यून अपने फ्रेंड को फोन करते हैं और कहते हैं, क्या तुम मरना चाहते हो? तुमने मेरी वाइफ के इलाज के लिए किस आदमी को भेजा है? वो इन सबसे न्याय नहीं कर रहे हैं, उसे अभी बुलाओ और उसे कहीं दूर भेज दो। जिस पर पैट्रिक वापस आता है। वो ह्यून को देखकर बहुत गुस्सा होता है और वो वहां से जाता है। डेजी कहती है, आपने उस अशिष्ट लड़की को पागलखाने क्यों भेजा और आपने पैट्रिक को विदेश जाने के लिए क्यों मजबूर किया? ह्यून कहते हैं, तो तुम्हें मुझ पर संदेह हो रहा है, मैं ऐसा क्यों करूंगा? और यहाँ उन दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है, जिस पर डेजी कहती है कि अब वो खाना नहीं खाएगी जब तक कि ह्यून सच्चाई कबूल नहीं करते हैं और वो भावनात्मक हो जाती है। यहाँ हम ह्यून को देखते हैं जो डाइनिंग टेबल पर होते हैं, लेकिन डेजी वहाँ नहीं होती है और वो अपने सभी नौकरों को डेजी को मनाने के लिए भेजते हैं, लेकिन डेजी खाने की मेज पर आने के लिए भी तैयार नहीं होती है। बार बार सभी नौकर उसके पास जाते हैं और अलग अलग फूड आइटम्स ले जाते हैं। डेजी को खाने का मन करता है, लेकिन वो ह्यून की वजह से इतनी गुस्से में होती है कि उसे खाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है। यहाँ ह्यून का बटलर भी उन्हें समझाता है कि उन्हें खुद मैडम के पास जाकर माफी मांगनी चाहिए, जिस पर ह्यून अब समझते हैं और वो डेजी के पास जाते हैं और कहते हैं, कृपा करके मुझे माफ कर दो, वो दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। डेजी आखिरकार बाहर निकलती है और अब चीजें साफ होने लगती हैं। सबसे पहले ह्यून अपने डॉक्टर दोस्त को फोन लगाते हैं। उस दोस्त के जरिए वो डेजी को ये बात बताते हैं, ह्यून ने पैट्रिक को विदेश नहीं भेजा था, ये तो बस उसके लिए एक सजा थी क्योंकि वो काम में बहुत गड़बड़ी और धोखाधड़ी कर रहा था। इसके तुरंत बाद उस लड़की के पिता को बुलाया जाता है जिसे मानसिक अस्पताल भेजा गया था। वहां ये भयानक सच सामने आता है कि वो लड़की तो दिमागी तौर पर बीमार हो गई थी।
वो किसी को भी खुद से आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती थी और दिन ब दिन सबके लिए खतरनाक होती जा रही थी। उसके पिता बहुत दुखी मन से बताते हैं कि उस लड़की को खुद से दूर भेजने का यही एकमात्र तरीका बचा था, नहीं तो वो उससे भी बहुत दूर चली जाती, शायद किसी बड़े हादसे की तरफ इशारा करते हुए। ये सुनकर डेज़ी को पूरी बात समझ में आ जाती है। उसे एहसास होता है कि ह्यून का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं था। डेज़ी तुरंत ह्यून से माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो इस दुनिया की सबसे मूर्ख व्यक्ति है कि उसने बिना सोचे समझे ये सब किया। डेज़ी ह्यून के पास बैठती है और पहली बार ढंग से खाना खाती है। वो ह्यून की तारीफ करती है, कहती है कि वो बहुत अच्छे हैं और फिर उन्हें प्यार से किस करती है। अगले ही पल सीन बदलता है। जैकब विदेश से वापस आ गया है। उसे लगता है कि उसे डेज़ी से फिर से बात करनी चाहिए, लेकिन डेज़ी तो यहाँ उसकी मदद करने आई होती है। वो चाहती है कि पैट्रिक ने ये डिग्री पाने के लिए जितनी भी कोशिशें की हैं उनका इस्तेमाल एक अच्छी जगह पर हो। यह सुनकर पैट्रिक हैरान रह जाता है। डेज़ी उसे बताती है कि ये सब करने में उसके पति ह्यून ने उसकी मदद की है और बदले में उसने अपने पति को फीस भी दी है। पैट्रिक को तुरंत लगता है कि उनके डेज़ी और ह्यून बीच कुछ चल रहा है। तभी ह्यून वहां आ जाते हैं। पैट्रिक और ह्यून को देखकर लगता है कि फिर से बहस शुरू हो जाएगी। पैट्रिक साफ साफ कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए और वो ह्यून का अपमान करके वहां से गुस्से में चला जाता है। पैट्रिक के जाने के बाद डेज़ी फिर से ह्यून को किस करती है। वो उन्हें दिलासा देती है और कहती है कि ह्यून को जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। पैट्रिक नहीं जानता कि ह्यून कितने अच्छे हैं। इसके बाद हम डेज़ी के स्कूल का सीन देखते हैं। डेज़ी अपनी सहेली से बात करते हुए जा ही रही होती है कि तभी अचानक वही बदतमीज लड़की वहां आ जाती है। वो तुरंत डेज़ी पर बरस पड़ती है और चिल्लाकर कहती है कि उसी की वजह से पूरा स्कूल अब उसे पागल कह रहा है और उसके पिता ने उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया। वो धमकी देती है कि वो डेज़ी को जीने नहीं देगी। बस फिर क्या था, उन दोनों के बीच जबरदस्त बहस शुरू हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि डेज़ी की सहेली को बीच में आना पड़ता है। इसी खींचतान में सहेली के हाथ में जो जरूरी दस्तावेज थे वे जमीन पर गिर जाते हैं। ये दस्तावेज डेज़ी की शिक्षिका ने उसे संभालने के लिए दिए थे, क्योंकि उनमें छात्रों के अंक और दूसरी जरूरी जानकारी थी। अगले सीन में डेज़ी अपनी शिक्षिका से जोरदार डांट खा रही होती है। शिक्षिका उसे बताती है कि उसने कितनी बड़ी लापरवाही की है और सख्ती से कहती है कि डेज़ी को आज ही अपने माता पिता को बुलाना होगा। डेज़ी उदास होकर बाहर निकलती है और मन ही मन कहती है कि उसके माता पिता तो नहीं हैं, लेकिन उसके पास उसका पति ह्यून है, वो उसे बुला सकती है। इधर हम ह्यून को देखते हैं। वो एक बहुत जरूरी व्यावसायिक मीटिंग में है और पूरे गुस्से में अपने कर्मचारियों पर चिल्ला रहे हैं। वजह यह है कि कर्मचारियों ने एक बहुत ही खराब व्यावसायिक योजना बिजनेस प्लान बनाई है। ह्यून सख्त लहजे में कहते हैं कि अगर इस परियोजना पर दोबारा ठीक से काम नहीं किया गया तो वो हर व्यक्ति का वेतन काट देंगे। डेज़ी आखिरकार ह्यून को फोन करती है। वो थोड़ी घबराते हुए उन्हें पूरी बात बताती है। एक्चुअली मेरी मैम बहुत नाराज हैं क्योंकि मेरी एक लड़की से लड़ाई हो गई थी और मैंने सारे जरूरी पेपर्स खराब कर दिए, इसलिए वो अब पेरेंट्स से मिलना चाहती हैं। ह्यून अपनी पत्नी की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और मजाक में कहते हैं, ठीक है डेज़ी, मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से मिलवाऊंगा। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ, है ना। डेज़ी बात समझ जाती है और हंसकर कहती है, ठीक है, वो वहाँ आएंगे। डेज़ी की इस बात से ह्यून बहुत खुश हो जाते हैं। उनका मूड तुरंत सही हो जाता है और वो अपने सामने बैठे कंपनी के स्टाफ से कहते हैं कि चूंकि आज उनका मूड बहुत अच्छा है, इसलिए उन सभी की सैलरी बढ़ाई जाएगी। यह सुनकर सभी स्टाफ वाले बहुत खुश हो जाते हैं। अगले सीन में ह्यून डेज़ी की मैम से मिलने कॉलेज पहुंचते हैं। वो बड़े ही शांत और कॉन्फिडेंट अंदाज में मैम से कहते हैं कि अगर उनकी वाइफ डेज़ी से कुछ मिस हो गया है तो वो बस बच्चों से फिर से एग्जाम लेने के लिए कह दें और नए रिजल्ट बना लें। मैम हैरान होकर ह्यून से बहस करने लगती हैं। उन्हें बताती हैं कि ये इतना ईजेड नहीं है और ये सरकारी पेपर्स हैं। तभी ह्यून बीच में टोकते हैं और बड़े ही अजीब लहजे में कहते हैं, ठीक है, अगर बात इतनी बिगड़ गई है तो मैं पूरे एयरपोर्ट एरिया को बंद करवा दूंगा। वो एक पल रुकते हैं और फिर कहते हैं, और अगर उससे भी काम नहीं बना तो मैं ये पूरा कॉलेज ही खरीद लूंगा। ये सुनकर डेज़ी की टीचर पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि सामने खड़ा आदमी इतनी आसानी से कॉलेज खरीदने की बात कर रहा है। ह्यून को उनकी कार तक छोड़ने जा रही थी। रास्ते में एक लड़की अचानक सामने आई और ह्यून से कहने लगी कि वह उनकी बहन है। वो रोते हुए माफी मांग रही थी और कह रही थी कि उसने इतने साल गिल्ट दोष में बिताए, उसे लगा था कि वो मर गई होगी, लेकिन वो यहाँ है। डेज़ी ने तुरंत उन्हें अकेले बात करने का स्पेस दिया और वहां से हट गई। ह्यून ने अपनी बहन से सीधे कहा कि उन्होंने इन सब बातों पर अब चुप रहने का फैसला किया है, इसलिए वो उनकी पर्सनल लाइफ में आने की कोशिश न करे। इसके बाद सीन क्लासरूम का था। बच्चे एग्जाम दे रहे थे। एग्जाम खत्म होने के बाद वे सब डेज़ी से नाराज थे। उनका कहना था कि डेज़ी की वजह से उन्हें अपना वीकेंड सिर्फ पढ़ाई में बिताना पड़ा।
इसलिए अब डेजी उन्हें एक पार्टी देगी। सब मिलकर डेजी पर प्रेशर डालने लगे। उन्हें लगा कि डेजी के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो पार्टी दे पाएगी, और जब वो मना करेगी तो उसका मजाक उड़ेगा। लेकिन डेजी ने सबको हैरान करते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम सबको पार्टी दूंगी। बाहर अपनी सहेलियों के साथ जाते हुए डेजी ने उन्हें समझाया कि ये सब लोग बहुत चीप सस्ते हैं और वे उससे ढेर सारा पैसा खर्च करवाएंगे। डेजी बोली कि वो ये भी देखना चाहती है कि ये लोग अपने लालच के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं। अगले दिन डेजी क्लास में थी और उसकी सहेली ने उससे पूछा कि जब से वो यहाँ आई है उसने एक भी पार्टी क्यों नहीं दी। डेजी की सहेली ने तुरंत कहा कि उसे डेजी को पार्टी में जाना चाहिए, और वो जबरदस्ती डेजी को खींचकर पार्टी में ले गई। डेजी जैसे ही पार्टी में पहुंची, वहां का माहौल देखकर उसे जबरदस्त गुस्सा आया। हर बच्चा हद से ज्यादा शराब पिए हुए था। सारा खाना बिखरा पड़ा था और बहुत बुरी हालत में था, और हर कोई पागलों की तरह हरकतें कर रहा था। तभी डेजी को पता चला कि उसका पार्टी का बिल बहुत ज्यादा आया है। ये देखकर डेजी की सहेली ने सब पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। वो चिल्लाई और बोली कि डेजी इस पार्टी की होस्ट आयोजक थी, तो मेनू में क्या होगा और कितना खर्चा होगा, ये फैसला डेजी को करना चाहिए था, न कि इन लोगों को। इस पर सबने बहस करना शुरू कर दिया। डेजी शांत रही और बोली कि उसने ऐसे बुरे दिन नहीं देखे हैं। उसने अपना एटीएम कार्ड सबके सामने रखा और वेटर से कहा कि जितना बिल है उसमें से पैसे काट लो। तभी वह लड़का जो डेजी से नाराज था आया और डेजी से बदतमीजी दुर्व्यवहार करने लगा। उसने कहा कि वो ये सब सिर्फ दिखावा करने के लिए कर रही है। बात इतनी बढ़ गई कि उसने डेजी की गर्दन पर चाकू रख दिया। इस पर डेजी बिल्कुल नहीं डरी और आत्मविश्वास से कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम मुझे मारो। उसने आगे कहा कि अगर उसने ऐसा किया तो वो उसे सीधे कोर्ट तक खींचकर ले जाएगी, यानी उसे सजा दिलवाएगी। तभी अचानक 2 बॉडीगार्ड दौड़ते हुए आए और उन्होंने तुरंत वहां मौजूद लोगों को रोक लिया। पता चला कि इन गार्ड्स को ह्यून की बहन ने डेजी की मदद के लिए भेजा था। अगले सीन में ह्यून की बहन डेजी के पास बैठी थी और उसके घाव पर दवा लगा रही थी। साथ ही वो डेजी को चेतावनी दे रही थी कि उसे ह्यून पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, वो बहुत धोखेबाज है। देखो, उसने 13 साल की उम्र में सब कुछ जलाने की कोशिश की थी, बहन ने डेजी से कहा। डेजी को उसकी बातें सुनकर बुरा लगा। ह्यून की बहन ने उसे ये भी बताया, तुम्हें पता है, ये पॉसिबल है कि वो ह्यून सब कुछ देख सकता है, लेकिन वो तुम्हारे सामने नहीं दिखाता। डेजी ने उसकी बातों को इग्नोर किया और वहां से चली गई, लेकिन कहीं न कहीं उसके विचार डेजी के दिमाग में घूमते रहे। वो ह्यून से मिलती है। ह्यून प्यार से उसकी गर्दन को छूते हैं और तुरंत पहचान लेते हैं कि उसकी गर्दन पर चोट लगी है। लेकिन डेजी को शक होता है, क्योंकि इससे पहले ह्यून ने कभी भी उसके शरीर के किसी भी हिस्से को इस तरह से नहीं छुआ था। डेजी ने यह सवाल ह्यून से पूछ लिया और जवाब मांगा। इस पर ह्यून ने बहुत शांत होकर कहा कि वो सब कुछ जानते हैं जो डेजी के साथ दिन भर में होता है। वे दोनों अब बैठे हुए बात कर रहे थे, तभी डेजी ह्यून के पास ही सो गई। ह्यून ने प्यार से उसे लिटा दिया। फिर उन्होंने अपने बटलर, मुखिया नौकर से कहा कि अब समय आ गया है कि इस पट्टी को हटा दिया जाए और कहीं फेंक दिया जाए। साथ ही अब इस अंधेपन के नाटक को भी खत्म कर देना चाहिए जो उन्होंने इतने समय से किया था। ह्यून को लगता था कि डेजी के उनके साथ कई सपने हैं और शायद उनके बुरे विचारों की वजह से वो डेजी के उन सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अगले सीन में डेजी क्लासरूम में थी और उसने देखा कि उसकी सबसे अच्छी सहेली अभी तक नहीं आई है। जब उसकी सहेली आई तो डेजी ने पूछा कि उसे इतनी देर क्यों हो गई। सहेली ने जवाब दिया कि कुछ जरूरी काम आ गया था। वे दोनों फिर से पढ़ाई पर ध्यान देने की कोशिश करने लगे। तभी उस बदतमीज लड़के के माता पिता क्लास में आए जिसने डेजी के साथ पार्टी में बदतमीजी की थी और जिसके कारण डेजी को बहुत ज्यादा बिल भरना पड़ा था। उन्हें बिठाया गया और पता चला कि वो लड़का अभी भी जेल में है। लड़के के माता पिता ने आते ही तुरंत डेजी पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। वे बोले, तुम्हारी मूर्खता की वजह से ही उनका बेटा अभी तक जेल से बाहर नहीं आया है। लड़के के माता पिता ने डेजी को देखकर पूछा, तुम कुछ क्यों नहीं कर रही हो। इस पर डेजी ने शांत पर सख्त आवाज में जवाब दिया, तुम्हें ये समझ आ रहा है कि उसने कुछ पैसों के लिए मुझ पर चाकू से हमला करने की कोशिश की थी, है ना। डेजी ने साफ कर दिया कि जब तक उनका बेटा सामने आकर माफी नहीं मांगता वो उसे माफ नहीं करेगी। यह सुनकर लड़के की मां को गुस्सा आ गया और वो डेजी को एक मेज उठाकर मारने ही वाली थी। तभी पैट्रिक वहां आया और उसने डेजी को बचा लिया। डेजी हैरान होकर पैट्रिक से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पैट्रिक ने जवाब दिया कि उसे नहीं पता था कि ये सब यहाँ भी होता है। डेजी ने कहा कि ये कॉलेज है या कुछ भी हो सकता है। पैट्रिक ने देखा कि डेजी को चोट लगी है और कहा कि उसे अस्पताल जाना चाहिए, उसे बहुत दर्द हो रहा होगा। डेजी ने कहा, ठीक है, तब तुम मुझे ले चलो। इधर बाकी लोगों ने लड़के के माता पिता को पकड़ लिया था। डेजी ने कहा कि उसकी माँ और उसके पिता को भी उसके बेटे के पास जेल में ले जाओ। अब डेजी की सबसे अच्छी सहेली डेजी के पास आई और बोली, यहीं इंतजार करो। वो तुरंत पैट्रिक के पास गई। पैट्रिक हैरान था और उसने सहेली से पूछा,
तुम मुझे डेजी से बात क्यों नहीं करने दे रही हो? डेजी की सबसे अच्छी सहेली ने साफ साफ कहा कि डेजी की लाइफ में बहुत लंबे समय बाद कुछ सही हुआ है। उसने पैट्रिक को रोका और बोली, तुम सब कुछ खराब कर दोगे। मैं चाहती हूँ कि डेजी खुश रहे और तुम्हें यह बात समझनी चाहिए। इस पर पैट्रिक ने जोर दिया और कहा कि डेजी को सच्चाई जानने की जरूरत है और उसका पति उसे धोखा दे रहा है। सहेली ने पलटकर जवाब दिया, तुम उसकी गॉडमदर नहीं हो, इसलिए अपने काम से काम रखो। तभी डेजी वहां आ जाती है। पैट्रिक उससे पूछता है कि क्या वो उससे 2 मिनट अकेले में बात कर सकता है। डेजी तुरंत मान जाती है और कहती है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। पैट्रिक ने डेजी को बताया कि असल में उसका एक अंकल चाचा है जिसे अंधेपन, ब्लाइंड रेटिना की समस्या के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है। वो अपने पति ह्यून को वहां ले जा सकती है। पैट्रिक ने उम्मीद जताई कि वह ये पॉसिबल है कि वो तुम्हारे पति को कुछ ट्रीटमेंट बता सके और वो देखना शुरू कर दें। हम देखते हैं कि डेजी अब ह्यून को अपने साथ ले जा रही है। ह्यून उससे प्यार से कहते हैं कि तुम मुझे जहां भी ले जाओगी, मैं अपनी आंखें बंद किए बिना चलने को तैयार हूं। इस पर डेजी मुस्कुराती है और कहती है, हम अभी अभी पहुंचे हैं, ये बस कुछ समय की बात है। डेजी ह्यून को लेकर पैट्रिक के अंकल चाचा के पास पहुंचती है। अंकल डेजी की नसों की जांच चेकअप करते हैं और डेजी से कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो उसे ये नहीं बताते कि वह प्रेग्नेंट गर्भवती है। इसके बाद वो ह्यून की नसों की जांच करते हैं और उन्हें तुरंत एहसास हो जाता है कि ह्यून बिल्कुल भी अंधे नहीं हैं, वो ये सब नाटक कर रहे हैं। इसके बाद डेजी और ह्यून वहां से चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि पैट्रिक को एक फोन आता है। फोन पर उसे पता चलता है कि डेजी प्रेग्नेंट है और ह्यून अंधे होने का नाटक कर रहे हैं। यह सुनकर पैट्रिक को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि वो डेजी को इस तरह किसी की नहीं होने देगा, वो उसे अपना बनाने की पूरी कोशिश करेगा। इधर ह्यून डेजी से कहते हैं कि वो खुद को बहुत जल्दी ठीक करने की कोशिश करेंगे। ह्यून का डॉक्टर दोस्त भी वहां आता है जो इन सब में उसका साथ देने की बात करता है। यह सुनकर डेजी बहुत खुश होती है। अब हम डेजी को पैट्रिक से मिलते हुए देखते हैं। पैट्रिक ने डेजी को एक सूप में मिलाकर कुछ सस्ती दवा दी होती है जिससे डेजी के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो जाए। डेजी पैट्रिक से कहती है कि वो उस जगह पर गई थी जहां उसने उन्हें भेजा था, अंकल के पास, लेकिन उसके पति की बीमारी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकती है। यह सुनकर पैट्रिक कहता है कि वो डेजी पागल है। पैट्रिक के पागल कहने पर डेजी सोचने लगी कि शायद वो सच कह रहा है, लेकिन फिर उसे लगा कि ये सच नहीं हो सकता। पैट्रिक कह रहा है कि ह्यून सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन अगर वो सच में नहीं देख सकते तो उन्हें उसकी छोटी छोटी बातें कैसे पता चलेंगी। डेजी को लगा कि वो पागलपन कर रही है और उसकी बात सुनकर वो थोड़ी सहमत भी हो गई और ये समझ गई कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। तो जब वो खाने की मेज पर जाती है तो वो देखती है कि ह्यून ने आंखों पर कोई पट्टी नहीं बांध रखी है और वो अपने हाथ से खाना खा रहे हैं। डेजी चौंक जाती है। इस समय डेजी के दिमाग में केवल पैट्रिक की बातें ही चल रही होती हैं। डेजी ने ह्यून के सामने अपने कपड़े उतार दिए। वो बस ये देखना चाहती थी कि पैट्रिक की बातें सच हैं या नहीं। वो आगे बढ़ी और अपना हाथ उनकी छाती पर रखा। उसे एहसास हुआ कि पैट्रिक ने जो कहा था वो सच है। डेजी बहुत सदमे में थी। जैसे ही वो पीछे हटी उसके पैर में चोट लग जाती है। ह्यून तुरंत उसके लिए फर्स्ट एड किट लाते हैं और उसकी चोट पर दवा लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेजी बहुत इमोशनल हो जाती है और वो ह्यून से कहती है, अरे तुम एक फेक, नकली इंसान थे जिस पर मैंने इतना भरोसा किया। मुझे पता नहीं था कि भरोसे के बदले में तुम मुझे तोड़ दोगे। वो रोते हुए पूछती है, पर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझे बता सकते थे, तुम मुझे कुछ हिंट तो दे सकते थे कि तुम सब कुछ देख सकते हो। ह्यून डेजी को समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे उन्हें समझना चाहिए। इन सब चीजों के पीछे उनका एक बड़ा मकसद है, लेकिन डेजी उन्हें समझ नहीं रही होती है और वो ह्यून से कहती है कि वो उनसे तलाक लेना चाहती है। वो वहां से जाना शुरू कर देती है। इस पर ह्यून उसे एक छाता देते हैं। डेजी को लगता है कि ह्यून को उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब वो बाहर आती है तो वहां बहुत जोरदार बारिश हो रही होती है। तभी ह्यून का डॉक्टर दोस्त वहां आता है और जबरदस्ती डेजी को अपनी कार में बिठा लेता है। वो उसे अपने घर लाता है और जब वो उसे घर लाता है तो वहां उसकी नौकरानी डेजी को एक तौलिया देती है और डेजी खुद को साफ कर रही होती है। ह्यून का दोस्त उसका एक वीडियो बनाता है और उसे ह्यून को भेजता है और कहता है कि उसकी हालत बहुत खराब लग रही है। इसके बाद वो डेजी के पास आता है और उससे कहता है, देखो, मैं तुमसे माफी मांगता हूं कि मैंने ह्यून के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दिया, लेकिन तुम्हें उनकी बात समझनी चाहिए कि ये सब करने के पीछे कोई मकसद है। वो ये सब केवल अपने दुश्मनों की वजह से कर रहे हैं। डेजी उदास होकर कहती है, लेकिन मैं उनकी दुश्मन नहीं थी। वो मुझे एक बार बता सकते थे और मुझसे बात कर सकते थे। ये मेरे लिए एक धोखा है। अब हम अगले दिन का दृश्य देखते हैं। डेजी अपनी सहेली के साथ अपने कैफे एरिया में बैठी होती है। उसकी सहेली पूछती है,
तो तुम्हें कैसा लग रहा है कि तुम्हारा पति अब अंधा नहीं है, वो सब कुछ देख सकता है? डेज़ी कहती है, वो पहले भी अंधा नहीं था, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। इस पर उसकी सहेली चौंक जाती है और परेशान होकर पूछती है, क्या तुम ठीक हो? डेज़ी कहती है, हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये सब करने के पीछे कोई मकसद था। डेज़ी की सहेली ने पूछा तो डेज़ी ने कहा कि वो इतनी देर से उसके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रही थी। उसने उसके लिए सब कुछ किया। इस पर डेज़ी की सहेली ने मजाक में कहा, लेकिन तुम्हें अंदर से सोचना चाहिए कि तुम्हारा पति कितना हैंडसम खूबसूरत है। तभी ह्यून वहां आ जाते हैं। डेज़ी उन्हें देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होती है, वो खुश भी नहीं होती है। ह्यून उसे मनाने के लिए यहाँ आए होते हैं। वो डेज़ी से कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, उन्होंने एक गलती की है, प्लीज उन्हें एक बार माफ कर दो। डेज़ी धीरे धीरे उनकी बातों से मान जाती है और अब वे मान जाते हैं। लेकिन तभी अचानक डेज़ी के पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। ह्यून तुरंत उसे अस्पताल ले जाते हैं। जब वे अस्पताल पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डेज़ी को इमरजेंसी वार्ड में स्थानांतरित किया जा रहा है। ह्यून को कुछ समझ नहीं आता। थोड़ी देर बाद डेज़ी की सहेली उसके पास जाती है। यहाँ डेज़ी की सहेली बताती है कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई है। डेज़ी को ये भी नहीं पता होता है कि वो पहले प्रेग्नेंट थी। ये सब उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा होता है। डेज़ी बहुत इमोशनल हो जाती है और वो अपनी सहेली से कहती है कि उसके पति को अंदर आने दो। जब उसके पति ह्यून को अंदर बुलाया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि डेज़ी ने गर्भपात करवाकर एक बड़ी गलती की है, इससे उसे बहुत सारी समस्याएं होंगी। डेज़ी एकदम चौंक कर कहती है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि मैं भी इस बच्चे से जुड़ी रहना चाहती थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस पर डॉक्टर कहते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट सही दिखा रही हैं, अगली बार से सावधान रहना। जब डेज़ी ये सब सुनकर भावनात्मक हो रही होती है, ह्यून भी ये सब देख रहे होते हैं। तभी डेज़ी को याद आता है कि कल वो पैट्रिक से मिली थी और पैट्रिक ने उसके लिए कॉफ़ी ऑर्डर की थी। तुरंत वो समझ जाती है कि ये सब पैट्रिक ने किया है। यहाँ ह्यून और डेज़ी की सहेली दोनों समझ जाते हैं कि पैट्रिक ने पूरी तरह से गड़बड़ी कर दी है और वे बहुत गुस्सा होते हैं। यहाँ हम पैट्रिक को देखते हैं जो अपने सीनियर डॉक्टर के साथ घूम रहा होता है। ये सीनियर डॉक्टर ह्यून का दोस्त होता है। ह्यून का दोस्त सब कुछ जानता है और यहाँ वो उसे पीटता भी है। वो कहता है, तुम्हें पता है कि डेज़ी का बच्चा केवल आधे महीने का था, तुमने उसकी जान ले ली और अब तुमने उसके साथ क्या किया है, तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि वो पैट्रिक को बुरी तरह से पीटता है। तभी एक लड़की आती है और पैट्रिक को उठाती है। वो कहती है कि तुम्हारे बारे में पूरे इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया गया है कि तुमने एक बच्चे को मार दिया है, तुम्हारी डिग्री बर्बाद हो गई है, अब इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है। पैट्रिक ह्यून के पास जाता है और सबसे माफ़ी मांगता है, लेकिन उसे हर जगह से केवल नफरत ही मिल रही होती है। यहाँ हम ह्यून को देखते हैं और वो अपने डॉक्टर दोस्त को बुलाते हैं। डेज़ी और ह्यून अब उन सब चीज़ों से उबरने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो अब वे डॉक्टर के पास भी जाते हैं जहाँ उन्हें अन्य चीज़ें देखने को मिलती हैं और वे बहुत खुश होते हैं। यहाँ पैट्रिक भी माफ़ी मांगता है और वो पैट्रिक बाकी डॉक्टरों से कह रहा होता है कि वो बस उनकी मदद चाहता है ताकि डेज़ी कभी भी मां न बन पाए। लेकिन उसे नहीं पता होता है कि ह्यून और डेज़ी पहले से ही सीसीटीवी फुटेज में ये सब सुन रहे होते हैं। डेज़ी गुस्से से फट पड़ती है और पैट्रिक से कहती है कि उसने उस पर इतना भरोसा किया और बदले में वो उसे ये सब दे रहा है, ये अच्छा नहीं है। इस पर पैट्रिक कहता है कि इन सब चीज़ों में सबसे अच्छी बात यह है कि उसे ये समझना चाहिए कि वो उसकी मदद कर रहा है, वो इस लड़के ह्यून से दूर रहे। पहले उसने उसे ये कहकर धोखा दिया कि वो शारीरिक रूप से विकलांग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पैट्रिक ने कहा उसने डेज़ी को सब कुछ सच्चाई से बताया है और इसीलिए वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है, तो वो उसके पास आ जाए, वो उसे पसंद करता है। ये सुनकर ह्यून गुस्सा होना शुरू कर देते हैं। उन दोनों के बीच एक बड़ी बहस शुरू हो जाती है। यहाँ पैट्रिक कह रहा होता है कि वो अपनी मौत तक डेज़ी को नहीं छोड़ेगा, जिस पर ह्यून कहते हैं कि वे इन सब चीज़ों का जवाब बहुत जल्द देंगे। अगले दिन का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ डेज़ी को पता चलता है कि पैट्रिक उसकी कंपनी और उसके पति की इमेज छवि खराब करने की कोई योजना बना रहा है और उसका अंकल चाचा भी इन सब चीज़ों में शामिल है। इसलिए डेज़ी अपनी सबसे अच्छी सहेली के साथ ऑडियंस श्रोता बनकर उसके इंटरव्यू में जाती है। पैट्रिक वहां आता है। पैट्रिक ने बहुत सारा मेकअप लगा रखा होता है और ऐसा दिखावा कर रहा होता है जैसे कि ह्यून ने उसे बहुत बुरी तरह से पीटा है। अब वो सबसे कहता है कि उसने बस एक लेडी एलडीएच की मदद की। तभी डेज़ी सवाल करती है कि लेकिन उसे ये हक किसने दिया कि वो किसी की प्रेगनेंसी गर्भावस्था के बारे में बात करे। डेज़ी ने कहा, मेरी शादी हो चुकी थी और मैंने कभी भी इन सब चीज़ों के बारे में झूठ नहीं बोला। मैंने हमेशा कबूल किया कि मेरी किसी से शादी हुई थी। मुझे बस ये नहीं पता था
कि मैं गर्भवती हूँ। उसने ऐसा क्यों किया? इस पर पैट्रिक चौंककर कहता है कि उसे इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता। तभी डेजी की सहेली वहाँ खड़ी होती है और कहती है, क्योंकि उसने ये सब बताया है और जानने के लिए बहुत कुछ है। डेजी भी अपने चेहरे से निशान हटाती है और वह सबके सामने दिखाती है कि कुछ 1 महीने पहले उसे सज़ा मिली थी और उसने अपने पति से निवेदन किया था कि उसे विदेश भेज दिया जाए ताकि उसका करियर खराब न हो। डेजी ने आगे कहा कि पैट्रिक ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तभी ह्यून के दूसरे अंकल वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि ये सब बातें बिल्कुल फर्जी हैं। यहाँ डेजी हैरान होती है क्योंकि वो डेजी के खिलाफ फर्जी लोगों को लाए होते हैं। यहाँ तक कि डीडीएच की एक लेडी जो डेजी की केयर करती थी वो भी आती है और डेजी के खिलाफ एक स्टेटमेंट देती है जिस पर डेजी पूरी तरह से टूट जाती है। लेकिन तभी ह्यून का दोस्त वहां आता है और कहता है कि ये सब झूठ है। उसने सबूत के तौर पर बताया कि कुछ महीने पहले ह्यून अपने रेटिना के ट्रीटमेंट के लिए विदेश गए थे और तभी उन्हें अपनी आंखों की रोशनी वापस मिल गई। वो सारे सबूत दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन पैट्रिक कहता है कि ये सब झूठ है, बकवास है। वो तो इस आदमी ह्यून का दोस्त है। अगर वो सच बोलेगा तो ये उसे पीटेगा। तुम क्या करोगी? क्या तुम मुझे पीटोगी? प्लीज ऐसा मत करो। और वो सबके सामने एक्टिंग करने लगता है। ये सब हो रहा होता है जिसके बाद पैट्रिक और ह्यून के अंकल एक टीम बन जाते हैं। यहाँ डेजी और ह्यून की सबसे अच्छी सहेली एक तरफ होती हैं और वे सभी एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। मीडिया वाले इस पूरे ड्रामे का बहुत मजा ले रहे होते हैं। तभी ह्यून वहां आते हैं और कहते हैं कि भाई ये सब उनके बारे में है तो उन्हें इन सब चीज़ों का सच क्यों नहीं बताना चाहिए। अगर वो इसे दूसरों से सुनेंगे तो वो उन्हें गलत समझेंगे, उन्हें बुरा समझेंगे। ह्यून ने आगे कहा कि उनके पास हर एक सबूत है। पैट्रिक ने कॉफी में अबॉर्शन पिल्स, गर्भपात की गोलियां मिलाई थीं। उसने मेरी पत्नी को ये दिया क्योंकि वो उसे पसंद करता था और उसने हमेशा उनके और उनकी पत्नी के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की। ह्यून ने साफ किया कि अब उनके पास रिकॉर्ड है। तभी डॉक्टरों की एक टीम वहां आती है और पैट्रिक को ले जाती है। पैट्रिक चिल्लाता रहता है कि ये सब झूठ है, लेकिन डेजी कहती है, नहीं, तुम जो कुछ भी करना चाहते थे वो अब हो चुका है। वो तुम्हें उनके पति से कोई माफी नहीं दिलवाएगी। यहाँ हम देखते हैं कि सभी मीडिया वाले वहां से चले जाते हैं। ह्यून के अंकल ह्यून के सामने विनती करना शुरू कर देते हैं और कहना शुरू कर देते हैं कि उन्हें माफ कर दो। लेकिन ह्यून कहते हैं कि उन्होंने उन्हें इस बिजनेस की दौड़ से हटा दिया है, अब वो इस बिजनेस को संभालेंगे। और इसके साथ ही अब ह्यून डेजी से कहते हैं कि वो उनसे एक आखिरी बार ठीक से शादी करना चाहते हैं। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें वे दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।